हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो आज मैं लेक्चर नंबर 5 लेकर आई हूँ बच्चों, जिसमें हम लोग बहुत एक बढ़िया इफेक्ट और इफेक्ट का लास्ट भी टॉपिक है, यानी जितना भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे उसमें सारे इफेक्ट का सबसे लास्ट इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यूनिट 4 का ये सबसे लास्ट इफेक्ट है। उसके बाद 2-3 ऐसे टॉपिक है जिसको मुझे पढ़ाना है, उसको पढ़ाने के बाद ये यूनिट भी आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये यूनिट भी कंप्लीट होने वाला है। अब आपकी तरफ से ये यूनिट कंप्लीट हुई है या नहीं, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है आपका नोट्स कंप्लीट होना चाहिए, आपको ये सारे कुछ आने चाहिए कि सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको आ रही है, आपका नोट्स कंप्लीट है और आपको रिवीजन भी है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर इसका जो पिछला वाला वो जो 4 है उसमें मैं आपको रेजोनेंस पढ़ाई थी और आपका क्या था, मीजोमेरिक इफेक्ट था। वो सारे इफेक्ट को अच्छे से कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं अति संयुग्मन। हाइपर का मतलब किसी चीज की अति हो गई और कॉन्जुगेशन का मतलब होता है संयुग्मन। ठीक, तो अति संयुग्मन, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले। बहुत प्यारा सा टॉपिक है और बहुत बढ़िया टॉपिक है, एकदम इजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आपको समझ में आएगा। ये सारे इफेक्ट अगर आप इसको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं ना बच्चों, तो उसके क्या होगा, जब भी हम लोग ऑर्गेनिक का 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे, वो जितना भी इफेक्ट मैं आपको यहाँ पे पढ़ाई हूँ वो सारे इफेक्ट वहां पे यूज होंगे। तो ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना इसे हम पहली बार लास्ट टाइम पढ़े, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बार तो पढ़े पर ये लास्ट टाइम नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अब ये हर जगह आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा, चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट हो, चाहे वो मीजोमेरिक हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमेरिक हो, रेजोनेंस हो, और चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन। आइए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, मैं आपको पढ़ाई थी कि जो हमारा कोई भी, मान लो कोई ए है और कोई बी है, इन दोनों के बीच में क्या बना है, बॉन्ड बना है। पहले मेरे सारे बच्चे लोग, पहले ये मेरी बात को ध्यान सुनो। आप अपना नोट्स लेके बैठ जाओ, आसपास के डिस्टरबेंस से दूर रहो। मतलब कहने का मतलब है एक क्लास आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, उसके क्लास से पहले जो भी खाना पीना जो भी करना है सब कुछ कर लो, और फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पे कर लो, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इसको फ्लाइट मोड पे तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑन करके नेट को ऑन करके सबसे अच्छा तरीका है बच्चों ये वो रहता है, आपने सारे लेक्चर को डाउनलोड कर लिया करो। डाउनलोड करके पढ़ोगे तो आप अपने फोन को फ्लाइट मोड पे भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीच बीच में डिस्टर्बेंस होता है ना, तो कॉन्सेप्चुअल चीजें, मतलब आपका जो दिमाग है डाइवर्ट हो जाता है, तो चीजें समझ में नहीं आती है। तो आप ऐसा ही करो, क्लास को पहले डाउनलोड कर लेगा, 2-3 क्लास अपना जो जो भी आज का पढ़ना है उसमें कोई भी नेट का इश्यू नहीं आएगा। कई बार क्या होता है, आप अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ वीडियो चल रहा है और बीच में क्या हुआ, लोडिंग होने लगा क्योंकि नेटवर्क अच्छा नहीं था। तो ये चीज सारी प्रॉब्लम हो सकती है, पर जिसके पास नेट मतलब वाईफाई घर पे है तो उसका तो बहुत अच्छे से चलेगा। पर मैं फिर भी कह रही हूँ थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि आप सब कुछ तो बंद कर देते, किसी का कॉल आना तो बंद नहीं कर सकते। मान लो किसी का, आपके फ्रेंड का या किसी का कॉल ही आ गया तो आप तो मतलब आप अपने पढ़ाई से डिस्टर्ब हो गए ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहले आप उसे डाउनलोड कर लो, फिर आराम से फ्लाइट मोड करके एक लेक्चर के टाइम आपका कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। सबको बोल दो कि कोई रूम में ना है, आराम से बैठ के अच्छे से बैठ के पढ़ो। ठीक है, और इसका जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगी नोट्स बनाओ वैसे वैसे बनाना, मतलब जब मैं बोलती हूँ उसको लिखो तो लिखना स्टार्ट कर देना टॉपिक वाइज। और आपको ये ऐसा, मैं हर एक टॉपिक को इस तरीके से पढ़ा रही हूँ ताकि आपका सेमेस्टर में भी हो जाए और आपके आने वाले जो भी एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे, ये एंट्रेंस एग्जाम और सेमेस्टर दोनों के लिए है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि अब एंट्रेंस एग्जाम के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, ये नोट्स उठा के पढ़ लो, सफिशियंट है। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, पर उससे पहले थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, आई होप मैं थोड़ा सा इसलिए रिवाइज करी कि हो सकता है आपके दिमाग से थोड़ा सा हट गया हो। चलो, मान लो कि कोई परमाणु है, बंध बनाया, बॉन्ड बनाया। अब एक बात बताओ, परमाणु आपस में एटम्स जो एक दूसरे से मिलकर बॉन्ड क्यों बनाते हैं, पहला क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सोचो। बिल्कुल सही आंसर यही होगा कि मैम उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रही होगी तभी तो वो बॉन्ड बना रहा है। आप पैसे, मतलब आपको भी पैसे क्यों चाहिए, क्योंकि आपके पास पैसों की कमी है। किसके पास करोड़ रुपए भी, हालांकि उसे भी कमी रहेगी, वो अलग बात है। क्योंकि इंसान का एग्जाम्पल हम लोग दे ही नहीं सकते, ह्यूमंस बहुत ज्यादा लालची होते हैं, उनके पास जितना भी पैसा दे दो वो कभी सफिशिएंट नहीं होंगे, लेकिन सेटिस्फाई नहीं होंगे। लेकिन हाँ, हमारे एटम्स ऐसे नहीं है। एटम बोलता है मुझे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 8 ही चाहिए, 8 के बाद तुम कुछ भी कर लो वो 9 लेने वाला नहीं है।
तो ये एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए वो किसी और के पास जाकर बॉन्ड बना रहा है। और बॉन्ड कैसे बनता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग मान के चलेंगे सहसंयोजक बंध को। सहसंयोजक जो बॉन्ड बनता है वो दो इलेक्ट्रॉन के बीच की साझेदारी से या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच बनता है, यानी इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है तो शेयरिंग हुआ होगा ना, एक इसका शेयरिंग हुआ होगा। क्लियर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, और इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो यहाँ पे एक क्या है, बी का इलेक्ट्रॉन है और एक आपका ए का इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, चलो अब उसके आगे चलते हैं। बॉन्ड तो बन गया, तो आपको पता है ऐसे इलेक्ट्रॉन जो एक जगह स्थिर रहते हैं बच्चों, इसको मैं आगे भी अभी अपने लेक्चर में पढ़ाऊंगी, तो अभी के लिए ये जान लो, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या है, एक जगह पे स्थिर है, स्थायी है, स्टे कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है लोकेलाइज्ड। क्या कहा जाता है, लोकेलाइज्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक आपका एग्जाम्पल है, आपके पास यहाँ कोई बड़ा सा गड्ढा है, उसमें ढेर सारा पानी है, वो इकट्ठा वैसे भरा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉन्ड। और एक आपका है जो पहाड़ों से वो निकल रही है, ये क्या है, जो यहाँ से पानी निकल रहा है, इसको बोलेंगे रिवर या नदी। एक बात बताओ, ये पानी एक जगह स्थिर है, इसको क्या बोलेंगे, लोकेलाइज्ड। और ये जो नदी का पानी है कंटिन्यू क्या करता है, फ्लो करता रहता है, बहता रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डीलोकेलाइज। ये एक जगह पे स्थिर नहीं है, यही बात मैं आपको समझाना चाह रही थी। अगर आपका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बीच में, मतलब जो बॉन्ड बना हुआ उसी जगह बैठा हुआ, कहीं जा नहीं रहा है, तो उसको बोलेंगे लोकेलाइज्ड बॉन्ड या लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो यही क्या होगा, कहीं और, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां मूव कर रहा है, तो उसे बोलेंगे डीलोकेलाइज्ड। क्लियर है, समझ में आया, चलो इतनी बातें तो क्लियर है। अब हम लोग बात क्या कर रहे थे, मतलब इलेक्ट्रॉन का अपने जगह से यहाँ वहां मूव करना, तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक। इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उससे बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलता है। तो पहला होता है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। याद आ रहा है ना, जो अच्छे से रिवाइज करेगा उसको सारे टॉपिक्स ऑलरेडी जो मैं बता रही हूँ वो बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहा होगा। इंडक्टिव के बाद इलेक्ट्रोमेरिक, उसके बाद क्या था, मीजोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद था 4 नंबर पे रेजोनेंस। और आज हम लोग पढ़ने वाले 5 नंबर पे क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक, हाइपर कॉन्जुगेशन। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं, पहले यहां तक क्लियर है, पहले मैं देख लूं तो वीडियो सही से चल रहा है या नहीं। कई बार क्या होता है बच्चों, हम लोग यहाँ पढ़ाते रहते हैं, वीडियो स्टार्ट ही नहीं होता है या फिर कहीं रुक जाता है, तो ये देखना भी जरूरी होता है। चलो पहले हम लोग वो डिस्कस करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट या इंडक्टिव का मतलब समझो बच्चों, वो क्या है, किसी को देखकर इंड्यूस होना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप आपके घर में फंक्शन चल रहा है, ठीक है, अगर आपका एग्जाम ना हो तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि फंक्शन चल रहा है, जाहिर सी बात है आप भी इंजॉय करेंगे। कोई भी फंक्शन चल रहा है या फेस्टिवल सब लोग मना रहे हैं, कल आपका एग्जाम है और आज फेस्टिवल पड़ गया, तब तो हार मान के ही पढ़ना पड़ेगा। तो क्या होता है ना, हम लोग किसी को देखकर इंड्यूस होते हैं। जैसे मान लो आप लोग बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखते होंगे, तो उसको देखकर कहीं ना कहीं इंड्यूस होते हैं। एक दिन सुबह उठेंगे जल्दी, पढ़ाई करेंगे, सब कुछ अच्छे से चलेगा, एक दिन, दूसरे दिन से फिर वो सोने लगेंगे। तो ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं, एक दिन मोटिवेट होते हैं, बाकी दिन नहीं। कुछ ऐसे लोग भी जो सच में मोटिवेट हुए हैं। चलो, तो मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है और वो आपसे बोला, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे अपने रूम में, ठीक है, वो बोला चलो यार कहीं घूम कर आते हैं। बस आपका जो दिमाग है डाइवर्ट हो गया, अब वो बोल दिया, आपका दिमाग वहां पर है, अल्लाह वो अकेले गया होगा घूमने, हम यहाँ बैठ के पढ़ाई करें, मुझे भी जाना चाहिए। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है, मतलब आप किसी की वजह से क्या हो गए, इंड्यूस हो गए। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, कार्बन के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले रही हूँ फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, कोई ऐसा ग्रुप जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कहने का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर रखता हो, ठीक, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर रखते हैं, इसके साथ जुड़ा है। तो एक बात बताओ, क्लोरीन, अभी इन सबको रेस कर दो, हम लोग इसी की बात करेंगे, चलो क्लोरीन की बात करते हैं। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना होगा, जाहिर सी बात है आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा है, सहसंयोजक बंध, तो बॉन्ड तो बना है। पर क्या कर रहे हैं ना, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। क्या है ये, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, किससे, कार्बन से, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। अब ये क्लोरीन इतना शरारती है, वो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे खींचना, मतलब इसको पुश करने लगेगा, अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपनी तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है।
जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थिर नहीं है। पहले आप अच्छे से बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, आपका दिमाग जो क्या था स्थिर था, लेकिन आपका जैसे ही फ्रेंड आया, बेल बजाया और आपको बोलकर चला गया, तब आपका जो दिमाग है वो डाइवर्ट हो गया। अब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है वो धीरे धीरे यहाँ पे तरफ क्या हो रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश हो रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियली निगेटिव चार्ज आएगा। पार्शियली कहने का मतलब थोड़ा सा, ठीक। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार के इफेक्ट को कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। और इसमें आप देख रहे हैं कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, उसका माइनस हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। अगर मान लो मैं कार्बन के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं, कार्बन के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं, ये देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास इतना पावर ही नहीं है। अब देखो हाइड्रोजन इससे कमजोर इंसान है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ज्यादा बड़ा इंसान है और एक छोटा इंसान है, इन दोनों में फाइट कराऊं तो कौन जीतेगा, ये जीतेगा और ये हार जाएगा। अब इन दोनों में फाइट कराऊं, अब कौन जीतेगा, ये जीत गया। मतलब ये तभी जीत रहा है जब से कोई कमजोर है, तो यहाँ पे कार्बन से तभी वो जीतेगा, कार्बन से कमजोर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर है नहीं, तो कार्बन क्या करेगा, इसकी तरफ वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ पुश कर लेगा। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये पुश कर रहा था, अब यहाँ पे ये पुश कर रहा है, इसकी वजह से इसका पूरा इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहाँ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन में देखा गया कि बहुत अच्छी दोस्ती होती है, उसमें कोई किसी को खींचता नहीं है, तो हम लोग ये एग्जाम्पल को इंक्लूड नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे लेंगे कार्बन के साथ कोई CH3 ग्रुप ले लो। CH3 क्या करता है, इसका प्रॉपर्टी होता है मेथिल का या एल्किल ग्रुप का, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। डोनेट कर देगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है वो पुश करे कि भाई काम करो, मुझे मत दो, तुम ये रख लो। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके ऊपर हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर हल्का हल्का निगेटिव चार्ज, बस। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो बढ़ रही है, उसको प्लस चार्ज से दिखा सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट। इतनी बातें क्लियर है, ऑलरेडी मैं क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, क्लियर है ना, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, पर ये एक बात ध्यान दो, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है भाई, ये तो सिग्मा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड का ही इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन में ऐसा होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन में होगा, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का यूज होगा, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का यूज होगा, यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन का यूज होगा, और यहाँ पे आज का तो ये टॉपिक स्टार्ट ही करेंगे, तो उसको भी छोड़ दो, ठीक है। अब पाई इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। चलो मान लो कि ये कार्बन कार्बन कोई डबल बॉन्ड है इस तरीके से। अब यहाँ पे कोई हम लोग रिएजेंट का मतलब अभिकर्मक होता है, अभिकर्मक का मतलब हो जाएगा नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये क्या होता है, ऑलरेडी मैं वो पढ़ा चुकी। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन से लव करे, जो इलेक्ट्रॉन से लव वो करेगा जो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज वाले जितने भी है वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो न्यूक्लियस से लव करे, तो न्यूक्लियस से कौन लव करेगा, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है वो आपका न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल की जगह हम लोग मान के चलो CH3+ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और न्यूक्लियोफाइल की जगह कुछ ले लो, क्लोरीन माइनस ले लो। अब क्लियर है। अब इन दोनों की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा है। कोई जरूरी नहीं है दोनों तरफ कार्बन ही है तो हम यहाँ इसको ऐसे दिखा रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कहाँ शिफ्ट हो गए वो तो बात की बात है, पर अभी देखो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट तो हुआ ना, और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन। कौन सा ये इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आर न्यूक्लियोफाइल, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यही होता है, किसी की वजह से इसके ऊपर क्या हो रहा है, चार्ज आ रहा है। चलो ये हमारे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अब बात कर लेते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट बहुत सिंपल है, ये भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच होता है, ऐसे, ठीक ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे देखो, आपको इलेक्ट्रोमीजोमेरिक पढ़ने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, वो आपको दोनों, ये दोनों लगभग एक जैसे हैं, लगभग क्या आते हैं 90% क्या है, सेम है, 90% सेम है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहने का मतलब सिग्मा पाई अल्टरनेट में होना चाहिए, या तो पाई सिग्मा पाई हो, या तो पाई सिग्मा लोन पेयर हो, या देखो पाई सिग्मा पाई है ना, अब ऐसे मान लो कोई पाई है, सिग्मा है
और कोई लोन पेयर है। क्लियर है? अब यहाँ ये दूसरा कंडीशन, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा और क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज, और भी हो सकता है कुछ। इसको क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक। और क्या हो सकता है, मैं आपको पढ़ाई हूँ, पाई सिग्मा और क्या हो सकता है, लोन पर शब्द, हाँ फ्री रेडिकल, ठीक। और पाई सिग्मा, पाई तो ऑलरेडी है, इतना सारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और भी कुछ हो सकता है। हाँ, अब ये हो सकता है लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे भी हो सकता है। ये सारे कंडीशन आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे आपको पाई सिग्मा पाई ऐसा कुछ करके अल्टरनेट पे दिख जाए। देखो अल्टरनेट पे पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा नेगेटिव पाई सिग्मा नेगेटिव, अब ये चलता रहेगा, ठीक। ऐसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आपका कोई अगर ग्रुप प्रेजेंट हो जो प्लस आई हो, सॉरी प्लस एम हो या माइनस एम हो, ऐसा कोई ग्रुप लगा है। अब इसको अगले एग्जांपल से, अगले पेज से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसके साथ मान लो कोई ग्रुप जुड़ा है, अब यहाँ पे ग्रुप लगा देते हैं। ये क्या करेगा, अब देखो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हुआ, यहां से यहां शिफ्ट हो गया, तो इस कार्बन के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसको कम करने के लिए ये वाला बॉन्ड यहां आएगा, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको कम करने के लिए ये यहां आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको कम करने के लिए यहाँ आएगा। तो ये देखो इस ग्रुप की वजह से, ये जो आपका यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप की वजह से कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगा, और इसी मूवमेंट को कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। और जो ये मीजोमेरिक इफेक्ट होता है किसी ग्रुप की वजह से ही होगा, वरना नहीं होगा। अगर उसके बिना हो रहा है तो बोलेंगे रेजोनेंस, अगर किसी ग्रुप की वजह से हो रहा है तो बोलेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। ये बातें क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है ना इसमें। अब देखो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो कोई ग्रुप ऐसा हो जिससे वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन को ले रहा हो, तो इसमें से ये देखो ध्यान से, अब ये देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन को, हाँ ये देखो चल रहा है कि वीडियो, अच्छा ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। अब देखो एक एग्जांपल मैं कुछ ऐसा बना रही हूँ, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे OCH3। अब देखो ये एक ऐसा ग्रुप है जहां पे ये लोन पेयर क्या कर रहा है, ये पहली बात, ये कोई ग्रुप है, अब ये क्या कर रहा है, लोन पेयर इसमें दे रहा है, जिसकी वजह से ये ऐसे आया, या इसको एक काम करो, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आपका कोई ग्रुप के तरफ आपका पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो, जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो ग्रुप की तरफ है, तब ऐसे ग्रुप को बोलेंगे -m ग्रुप। और अगर मान लो कि जो मूवमेंट है वो इस ग्रुप के पीछे जा रहा है, मतलब इससे दूर जा रहा है, इससे पाई इलेक्ट्रॉन से दूर जा रहा है ना, तो ऐसे ग्रुप को बोलेंगे +m। या दूसरी भाषा में ऐसे बोल सकते हैं, ये ग्रुप, जो ग्रुप यहाँ पे अटैच है, वो ग्रुप क्या कर रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये आपका है क्या, ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट आपका क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम, अगर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देगा तो +m, इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो -m। क्लियर है? ये आपका था मीजोमेरिक इफेक्ट। अब आगे चलते हैं, रेजोनेंस की बात करते हैं, तो दोनों एक जैसे हैं। अब एक काम करते हैं ना, इसी एग्जांपल को ये समझते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बस यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है, बस हो गया रेजोनेंस। यही था रेजोनेंस, कोई दीदी इससे ज्यादा पढ़ी। अब मेरे पास एक टॉपिक इसमें रिमेनिंग रह गया था, रेजोनेंस एनर्जी। वो जब मैं आपको लोकलाइज और डी लोकलाइज पढ़ाऊंगी तो वहां मैं रेजोनेंस आपको बता दूंगी, ठीक है। ये आपका हो गया रेजोनेंस। क्लियर है? अब एक रेजोनेंस आपको यहाँ पर भी दिखाई देता है, इसको कैकुले ने बताया था, कैकुले एक साइंटिस्ट थे, इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग रेजोनेंस एनर्जी में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे देखो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में, अब ये देखो ये ऐसे है, इसका पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, यहाँ चला गया और यहाँ चला गया। अब ऐसे, अब ये घूमता रहेगा, फिर से ये यहाँ चला जाएगा, घूमता रहेगा, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, क्या कर रहा है, घूम रहा है। इसको बोलते हैं क्या, रेजोनेंस। पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रेजोनेंस कहलाता है। इतना सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ तक हम लोग पूरा ये कंप्लीट
पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन, और आपको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन को कहा जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखो अगर मैं बात करूं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुआ है इंडक्टिव इफेक्ट, और यहाँ पर भी यूज होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब वो कैसे क्या होता है, आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले इतना सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए और कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आए ये सब, अब ये सब कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये तो बस मैं आपको बता रही थी थोड़ा सा रिविजन के लिए। चलो आगे चलते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी आप लोग कहेंगे कि मैम एक बात बताइए, अगर ये सेमेस्टर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो हाँ ये बिल्कुल आता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। तो इसका आपको डिटेलिंग चाहिए तो आगे मैं, ये सारे स्लाइड्स हैं, आगे मैं इसका डेफिनेशन वगैरह सब बताऊंगी। बट उससे पहले हम समझ तो ले कि होता क्या है ये हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का जो मतलब होता है बच्चों, किसी और पेन का जो हम यूज करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन का जो मतलब होता है, हाइपर का मतलब होता है अति या बहुत ज्यादा, इसका मतलब होता है संयुग्मन। क्लियर है? मतलब बहुत ज्यादा आपका कॉन्जुगेशन हो जाए किसी भी सिस्टम में। अब ये होगा कैसे, सबसे पहले ये जान लो किस में होता है। तो ये होता है कार्बोकेटायन में। कार्बोकेटायन, अभी पहले नाम सुनो, अभी सिर्फ और सिर्फ समझने वाला है टॉपिक, कुछ भी लिखना नहीं है। जहां पे जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको बताऊंगी वहां लिखिएगा। कार्बोकेटायन में होता है, और किस में होता है, फ्री रेडिकल में, और किस में होता है, और ये होता है अल्कीन में, और किस में होता है, कार्बेनाइन। अब पहले इन लोग को जान लेते हैं ये सब होते क्या क्या है। सबसे पहले काम करो, पहले इतनी, अच्छा नहीं अब भी तो नोट नहीं करना है, ठीक है, अब भी मत नोट करना, पहले हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। ये कार्बोकेटायन होता क्या है, तो ध्यान से ये देखो, कार्बोकेटायन का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी CH3 के ऊपर अगर आपको पॉजिटिव चार्ज ये दिख जाए तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई A है और कोई B है, मान लो ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ कोई लगा है CH3 और इसके साथ कुछ लगा है Cl, CH3 Cl लगा है। कार्बन की वैलेंसी कितनी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसी चीज को फुल फॉर्म में, मतलब इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखा गया। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है। इस क्लोरीन को अपना घर छोड़ के कहीं जाना पड़ा, तो जाएगा तो क्या करेगा, क्या इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा या लेकर जाएगा? आपको अच्छे से पता है कि मैम ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बंधे हुए हैं, ठीक। अब ये क्या कर रहा है क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि अब ये देखो मुझे कहीं जाना पड़ेगा तो मैं अपने पैसे लेकर जा रहा हूँ, वो इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। जिसकी वजह से क्या हो गया, अब ये यहाँ से जब ये बाहर निकलेगा तो क्लोरीन माइनस बन के निकलेगा, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसकी खुद का है और एक कार्बन का चुराया हुआ है। तो इसके ऊपर ये क्या, क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। अब एक बात बताओ, कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी चीज को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CH3+, ये लिख सकते हैं। बस इसी बात को मैं समझाने की। अब एक काम करना ना, जब भी आप अपने नोट्स में लिखेंगे, ये मैं इरेज नहीं करूंगी, तो ये आप जब भी आप मैं बताऊंगी उसको लिखना, तो वहां कहीं ऊपर कहीं ऐसे कोई कि कहीं पर भी स्पेस रहे, वो स्पेस में ये जरूर लिख लेना, पता आपको पता चल जाएगा कि ये बना कैसे। क्लियर है? चलो CH3+। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या है, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल को ध्यान से समझना। मान लो कुछ ऐसा है, हाइड्रोजन को भी किसी कारणवश अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, पर ये क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा देकर जाएगा, क्या होगा? आपको पता है हाइड्रोजन सबसे कमजोर है पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रॉन खींचने का तो पावर नहीं है। लेकिन कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होता ही नहीं है कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो ना ये खींच रहा है ना ये खींचा, होगा क्या, तो यहाँ पे होगा होमोलिटिक फिजन। अब देखो फ्री रेडिकल कैसे बनता है उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ होगा क्या, होमोलिटिक फिजन। इस एरो का मैं यूज ऑलरेडी मैं आपको बताई हूँ कि ये एरो अगर आपको आधा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। तो यहाँ पे हुआ है क्या, होमोलिटिक, होमोलिटिक फिजन। ये देखो बच्चों, फिजन का मतलब होता है विखंडन या टूटना, होमो का मतलब होता है सेम, मतलब दोनों के बीच में अगर टूट रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस स्टार्ट की हूँ
50 लाख रुपए लगे, मैं स्टार्ट की, कोई और भी मुझे 25 लाख दिया, मैं 25 लाख दी हूँ। 25 जब हम लोग को बिजनेस अलग करना होगा तो 25 लाख मैं अपने ले लूंगी, 25 लाख वो अपने ले लेगा। क्लियर है ना? यहाँ किसी को कोई नुकसान फायदा कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार का जो फिजन कहलाता है होमोलिटिक, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं समविदलन। क्या बोला जाता है? समविदलन। विदलन का मतलब होता है टूटना। जो ये टूट रहा है तो इलेक्ट्रॉन एकदम बराबर में टूटा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो टूटकर क्या बनेगा बच्चों? टूटकर ये बनेगा CH3 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल। बना कि नहीं? ठीक है, बना। अब इसी को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज को यहाँ पे हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसका क्या क्या नाम है? इसको लिखेंगे CH3 फ्री रेडिकल। इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है? पहले अच्छे से देख लो, कोई भी दिक्कत है तो बताना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दो, ये बॉन्ड तब टूटेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में पोलैरिटी है। पोलैरिटी का मतलब यहाँ पे द्विध्रुव बन रहा है। क्लोरीन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत कम स्ट्रॉन्ग है। तो जहाँ पे दोनों के बीच में दूरियां आने का रीजन है कि एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक वीक है। पर यहाँ पे देखो दोनों एक दूसरे के बराबर है। जब बराबर रहेगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर रहेगा ही नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन साझेदारी में बराबर में सबके पास जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये पूरा खींच दिया क्योंकि ये आपका क्या है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। क्या है? ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। इस वजह से यहाँ पे बॉन्ड इस प्रकार से टूटा है। तो बॉन्ड जब ऐसे टूटता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है, जब इस प्रकार से टूटता है बॉन्ड तो इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक। क्या कहा जाता है इसको? हेट्रोलिटिक। अभी जब हम लोग यूनिट 5 पढ़ेंगे तो पहला आपका लेक्चर इसी पर होगा, हेट्रोलिटिक होमोलिटिक क्या है, फिर से हम लोग वहां पे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है? तो उसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक, या इसको हिंदी में बोलेंगे विषम विदलन। विषम का मतलब बॉन्ड टूटा पर बराबर से शेयरिंग नहीं हुआ। जैसे आप घर पे भी क्या करते हैं, बिस्किट वगैरह चॉकलेट वगैरह करते हैं ना, ऐसे रहता है चॉकलेट और आपका कोई छोटा भाई है तो आप इसको बराबर से करते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, उसे गुस्से में रहते हैं तो आप क्या करते हैं, इतना भाग करते हैं, ये वाला पार्ट अपने छोटे भाई को दे देंगे, बड़ा वाला आप खा जाते हैं। ऐसे ही करते हैं ना आप? चलो अभी ऐसा नहीं है, बराबर में भी करेंगे। तो जब बराबर में किसी चीज को बांटा गया है तो होमोलिटिक, उससे बनेगा क्या? उससे बनेगा इसका जो नाम है, इसका नाम है फ्री रेडिकल। क्या बना? फ्री रेडिकल। जब बराबर से शेयरिंग नहीं हुई, जब बराबर शेयरिंग, अभी आपके पास बिस्किट है या आपके पास चॉकलेट है, चॉकलेट अच्छा एग्जांपल है, चॉकलेट को आप बराबर में शेयर नहीं किए तो एक के पास कम पहुंचा, एक के पास ज्यादा पहुंचा। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या निकल रहा है? CH3+। जो CH3+ होता है उसका नाम हो जाता है कार्बोकैटायन। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको बोलेंगे कार्बोकैटायन, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज इसको बोलेंगे कार्बेनायन। पर हाँ ध्यान दो, कार्बोकैटायन कार्बेनायन तब बोलेंगे जब कार्बन के ऊपर है। इसका नाम कार्बोकैटायन तो है पर इसका नाम कार्बेनायन नहीं है, कार्बोकैटायन, क्योंकि ये कार्बन नहीं है। अगर क्लोरीन कार्बन होता तो हम लोग उसको कार्बेनायन बोल सकते थे, लेकिन कार्बेनायन नहीं बोलेंगे, इसको कार्बोकैटायन बोलेंगे, इसको कार्बेनायन नहीं बोलेंगे, ठीक है? कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बेनायन का मतलब कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें आपका कार्बेनायन में CH3- आ जाएगा, इसके ऊपर कोई निगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब ये अल्कीन है, अल्कीन तो आपको पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे होगा। इन सभी में हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाता है। अब वो क्या होता है पहले तो भी हम लोग देखेंगे, पहले इतना समझ लो, इन सभी में पाया जाता है, ठीक? अब हम लोग बात करते हैं। तो पहला एग्जांपल, क्योंकि ये सब एग्जांपल को लेकर ही हम हाइपर कॉन्जुगेशन बता सकते हैं, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं इसको कि हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है, इसको दूसरे क्या इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलते हैं, पहले ये ऐसे, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है नो बॉन्ड, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, रेजोनेंस। क्या बोला जाता है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। और इसको बताने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट है बेंथन नाथन, बेंथन नाथन। ऐसे वाले ये बी से मुझे करेक्ट नहीं आ रहा है, पर बेंथन नाथन, ठीक, इन्हीं के नाम पे रखा, बोला गया बेंथन नाथन हाइपर कॉन्जुगेशन या हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसी के नाम पर है। अब हम लोग चलते हैं, पहला हम लोग एग्जांपल लेकर ही चलेंगे, तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। पहले ठीक, अब एक काम करो, पहले अपना नोट्स ये निकालो, हाइपर कॉन्जुगेशन ये लिखो और वहां पे इन सारे पॉइंट्स को पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक?
आगे चले, हो गया नोट? बहुत जरूरी, ये आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, मैं थोड़ा सा ऐसे गिजमिज करके लिखी हूँ, आप थोड़ा अच्छे से लिखना, 1 बाय 1 लिखना, इसका एग्जाम्पल लिखना, और ये सब बना कैसे इसको लिखना मत भूलना, क्योंकि आपके दिमाग में अभी है, बाद में भूल जाएगा कि ये CH3 प्लस आया कहाँ से, बना कैसे। ठीक है, क्लियर है? पहले इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब ये देखो, अभी स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे, अभी बाद में, पहले हम लोग एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, इस एग्जाम्पल को लेकर हम लोग चलेंगे। चलो, कार्बोकेटायन, अब एक काम करते हैं, एक कार्बोकेटायन बनाते हैं। पहले तो हम लोग बनाना सीखेंगे कि कैसे बनता है कार्बोकेटायन। CH3 CH3, ये आपके पास कोई अल्केन है, क्या नाम है इसका? अल्केन। अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले समझो। हम एक काम करें ना, क्लोराइड माइनस को इसके पास छोड़ दिए, ठीक। अब ये क्लोरीन माइनस क्या करेगा, ये इसके पास जाने की कोशिश करेगा, इसके पास जाने की कोशिश करेगा, तो क्लोरीन इसके साथ अटैच हो गया, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेगा CH3 C। अब देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा ओपन करके लिख दिए, ओपन करके लिखे तो ये क्लोरीन यहाँ चला गया, मतलब ये क्लोरीन इसके साथ H+ को लेकर, अच्छा नहीं सॉरी, एक काम करते, रुको रुको रुको, ये एग्जांपल, ये तो कार्बन आयन बन जाएगा ना, ये रुको, ऐसे ले लेते हैं CH3 CH2 Cl, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3 कार्बन, अब कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और एक आपका Cl लगा हुआ है, ठीक है। अब किसी भी कारणवश यहां से Cl बाहर निकल गया, जब बाहर ये निकलेगा तो कैसे बाहर निकलेगा, इसके पास ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन से वो मिलकर ये बॉन्ड बना था, अब ये क्लोरीन क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया तो ये बाहर निकल गया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH, यहाँ पे 2 H है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। आप लोग सेकंड यूनिट पढ़ चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में देखो, कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, 1s2 2s2 और 2p2। अब एक काम करो ना, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना होता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, एक बॉन्ड है, ये आपका S है, 2s2 है, और ये आपका 2p2 है, तो इलेक्ट्रॉन को भरो। हुंस का रूल क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगल सिंगल फिर ये डबल। अब इसमें भरो 1 2। एक बात बताओ, हम लोग क्या करते हैं कि आपको बनाना है CH4 बनाना है, तो कार्बन को मतलब इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी ना हाइड्रोजन आके इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे बना रही हूँ इस तरीके से, ठीक। चलो, अब इस बॉक्स को बनाते हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पे आ गया। अब हाइड्रोजन आएगा, बोलेगा ओहो एक एक इलेक्ट्रॉन है, अभी मैं एक एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो शेयरिंग हो जाएगी। आपको पता है सिंगल बॉन्ड ऐसे ही बनता है, सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन तुम दो, एक इलेक्ट्रॉन हम देंगे, तब जाके बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये सारे जगह क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हुआ। पर ये किसी कारणवश ऐसा हुआ, अब ये हाइड्रोजन, मान लो कि अभी यहाँ पे हाइड्रोजन तो था नहीं, यहाँ पे एक तीसरा आपका, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, 3 आपके हाइड्रोजन है, 3 आपके हाइड्रोजन बने हैं, एक आपका क्या है, सॉरी 3 नहीं, एक कार्बन के साथ अटैच है, चलो हम इसको भी मान लेते हैं, इसको भी मान के चलो हाइड्रोजन ही है, चलो 3 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, तो एक काम करो, इसको यहाँ पे इरेज करके यहाँ क्या लिख दो, क्लोरीन लिख दो, क्लीन, वो क्लियर है। अब एक बात बताओ, क्लोरीन आएगा और अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा ना, मतलब एक अपना तो लेकर जाएगा ही, एक कार्बन का है जो व्हाइट कलर का मैं आपको दिखाई, वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन का एक काम करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाएगा, ठीक। अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेकर क्लोरीन चला गया। अब जब क्लोरीन चला गया तो क्या हुआ, इसका ये ऑर्बिटल जो है 2p वाला, एक खाली, ये ऑर्बिटल खाली हो गया ना, खाली कमरा हो गया। आपके एक रूम में कोई रेंट पे रहता था,
वो जो रेंट वाले चले गए, अब वो कमरा खाली हो गया, अब ये बॉक्स खाली हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं वैकेंट, खाली। वैकेंट क्या क्या है, ये कमरा तो है नहीं, ऑर्बिटल है ना, वैकेंट ऑर्बिटल बोल सकते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल। और आपको पता है पी ऑर्बिटल कैसा होता है, या तो वो ऐसा होगा, या वो ऐसा होगा, और या वो ऐसा होगा। तो ये मान के चलो ये 2px से 2py 2pz ऐसे ना, तो ये 2pz है। पर चाहे आप 2pz को कैसे भी बना दो, तो p ऑर्बिटल आपके पास एक खाली बचा हुआ है। इसको बताने का रीजन ये कि अभी हम लोग को आगे वो पता करना है। चलो अब एक बात बताओ, इसका मतलब इसके पास क्या है, p ऑर्बिटल। अब इसको एक काम करते हैं, थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं। कार्बन, इस वाले कार्बन के पहले पहले मेरी बात ध्यान सुनो, इस वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। पर एक बात बताओ, ये हाइड्रोजन बने कैसे होंगे, हाइब्रिडाइजेशन से। तो एक काम करो, इसको इरेज करो, ऐसे बनाओ। मैं बार बार इरेज करके इसलिए बना रही थी ताकि आपका दिमाग चले, आपको दिमाग में पता होना चाहिए कैसे क्या हो रहा है। तो मान लो इसका हाइब्रिडाइजेशन है ऐसे ऐसे, क्योंकि आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है लोब बनता है, लोब। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, ये सारे के सारे क्या है, हाइड्रोजन। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, इस वाले कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी इसका एक ऑर्बिटल क्या है, खाली है, एक ऑर्बिटल इसका खाली है। ये आपका क्या है, पी ऑर्बिटल। क्या है ये, इसका अलग से नाम हम लोग लिखते हैं, ये आपका है, यहाँ पे ये लिख लो, वैकेंट पी ऑर्बिटल। अभी बस समझो, अभी कोई लिखेगा नहीं, वैकेंट पी ऑर्बिटल। अब ये दिखना है यहाँ पे हो क्या रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात और, ये सारे के सारे जो यहाँ पे बने हुए हैं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा सिग्मा, और ये भी आपका सिग्मा, ये सारे के सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। और ये आपके पास 2p ऑर्बिटल है, खाली है 2p ऑर्बिटल। एक बात बताओ, ये कार्बन अकेला बैठा है, जैसे मान लो एक कमरा है, एक ये कमरा है और एक ये कमरा है, ये पूरा खाली है, और ये कमरे में 10 लोग रह रहे हैं, एक कमरे में 10 लोग रह रहे हैं और एक कमरा पूरा खाली है। तो आपको सोचेंगे नहीं, आप सोचेंगे 10 कमरे में बहुत एडजस्ट करना पड़ा, तो काम करो 5 लोग यहाँ रहो, 5 लोग यहाँ रहो, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरीके से ये जो ऑर्बिटल भरा हुआ है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, अपने बगल में खाली वाले इलेक्ट्रॉन को देखकर उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो कह रहा है कि वो ये बेचारा पुकार रहा है कि मुझे कोई मदद कर दो, हेल्प कर दो। तो बोला एक काम करो, मेरे पास इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है, तो मैं थोड़े से अपने इलेक्ट्रॉन तुमको दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, दे देगा। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से शिफ्ट हो रहा है कहीं और, बस ये क्या है, एक प्रकार का। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन धीरे 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 क्या कर रहा है, इसके पास जाने की कोशिश कर रहा है। इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, इसको हम थोड़ा सा ना शेप वाइज बनाते हैं, ऐसे हो रहा है कि नहीं, ये कुछ यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है, और ये वाले भी जो इलेक्ट्रॉन है इसको पूरा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, ये p ऑर्बिटल का जो खालीपन है वो दूर हो गया, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अकेला बच्चा है, तो उसके 2-3 क्या बच्चे, कोई भी इसका फ्रेंड नहीं, तो 2-3 बच्चे कॉलोनी के रहते हैं, उसके फ्रेंड बन जाते हैं। अगर वो घर का इकलौता अकेला बच्चा, ठीक है, अकेले तो वो खेलेगा नहीं, तो कॉलोनी के बाहर जाएगा ना कि चलो कॉलोनी के जितने बच्चे उसके साथ खेले। तो यहाँ पे देखो, अब इस कार्बन को कोई चिंता नहीं, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई आ गया है, और वो कौन सा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे आप वर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यहाँ पे क्या, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। बस हो गया, ये यही आपका था हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। इतनी बात समझ में आई। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन कुछ नहीं है, आपके बगल में कोई, हाँ लेकिन उसको जरूरत होनी चाहिए, कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज ना, तो इसका मतलब वो कार्बोकैटायन है। तो कार्बोकैटायन, या ऐसा बोल सकते हैं कि किसी के पास कोई खाली ऑर्बिटल हो, पॉजिटिव चार्ज हो, या फ्री रेडिकल हो, या कार्बन आयन हो, उसके बगल वाला एडजेसेंट, ध्यान देना, इसके जस्ट बगल वाला हेल्प करेगा, इसके तीसरे चौथे नंबर पे नहीं, जस्ट बगल वाला, ठीक है। तो ये जो कार्बोकैटायन है,
ये वाला पार्ट आपका क्या है, कार्बोकैटायन। इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं क्या, अल्फा कार्बन। ध्यान देना इस बात का, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। अल्फा कार्बन किसे बोलेंगे, कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। क्या, फिर से बोलो, कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन। अब ये नहीं कि आपका ऐसा है CH2 प्लस सी सी सी, तो आप इसको बोल रहे हैं अल्फा कार्बन, गलत हो जाएगा। अल्फा कार्बन आपका ये है, ठीक। तो कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के, अच्छा ये अल्फा कार्बन, तो इसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, और ये वाला भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम लोग ऐसे स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाला जो कार्बन अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो उसके 2p ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है बात, कोई भी क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसे काम करो, इसे अभी मत नोट करना, पहले स्टेटमेंट नोट कर लेना, फिर ये क्लियर हुआ। अब स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ये देखते हैं, ठीक। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट, ये परमानेंट है, जब तक आपका कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन मिल नहीं जाते तब तक रहेगा। इन विच लोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जो आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो ऑफ एक कार्बन, ये देखो ध्यान से देखो, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये देखो कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। बॉन्ड ऑफ एन एल्किल ग्रुप, एल्किल का मतलब वही RH होता है। अब R की जगह कार्बन लगा दो, कार्बन H, मतलब एल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द एटम अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब वो सेटिस्फाई नहीं है, उसके कुछ ना कुछ उसे कमी है, तो वो कार्बोकैटायन हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है। क्लियर है। तो वो अनसैचुरेटेड सिस्टम होना चाहिए, अनसैचुरेटेड। अब ये देखो ध्यान से देखो, क्या ये सैचुरेटेड है, क्या इसका पेट भरा हुआ है, नहीं, इसका पेट अभी खाली है, अब इसे और खाना चाहिए, ठीक। अनसैचुरेटेड एटम के साथ क्या हो, डायरेक्टली अटैच हो, ऐसा कार्बन हाइड्रोजन वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो जो अनसैचुरेटेड कार्बन के डायरेक्टली अटैच हो। क्लियर है। फिर अरे डायरेक्टली अटैच हो विथ एन अनशेयर्ड p ऑर्बिटल टेक प्लेस। वो क्या कर रहा है, जो अनशेयर्ड का मतलब उसका p ऑर्बिटल खाली है। इस वर्ड का मतलब समझो बच्चों, इसका मतलब होता है वैकेंट। क्या होता है, वैकेंट, वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट जो p ऑर्बिटल है वो क्या है, खाली है, उसके साथ हो रहा है, ठीक। अभी आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट। ये देखो, इस फिगर को अभी मत समझो, अभी पहले स्टेटमेंट पढ़ लो फिर आगे चलते हैं। कंडीशन, अच्छा ये कंडीशन आ गया, हमें लग रहा है ना ये पॉइंट आधा है, ये देखो यहाँ पे और नोट कर लो, यहाँ पे ऐसे लिखो, दिस फिनोमिना, दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर लेना, डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड एज, आर कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्म ना, हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड। एक बात का ध्यान देना, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बना है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बना, बस इंटरैक्शन हुआ है, ध्यान देना इस बात का। तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं बन रहा है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है। अब वो पाई हो सिग्मा हो, इससे क्या मतलब, मूवमेंट हुआ है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रेजोनेंस कहलाता है। अब यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो इसको पूरी तरीके से रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस का सही डेफिनेशन है पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, पर यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए इसको मिलता जुलता वर्ड दे देते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ना ही इसमें बॉन्ड बना है, ना ही इसमें पूरी तरीके से रेजोनेंस है, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस, या बोल सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, कुछ अलग टाइप का है, ठीक। अब क्या काम करो, वीडियो को पहले पॉज करो, इसको पहले नोट करो, उसके बाद ये एग्जाम्पल को नोट करना, फिर उसके बाद वो फिगर बनाना, ठीक है। पहले काम करो, इसे नोट करो, फिर वो एग्जाम्पल को नोट करना है। जल्दी से पहले पॉज करके नोट कर लो, पॉज करो नोट करो, हाँ पॉज करो और नोट करो, चलो हो गया। अब एक काम करो, ये एग्जाम्पल को नोट करो। अब ऐसा बिल्कुल मत करना कि मैम हम लोग इसको नहीं नोट करेंगे, इसको नोट करना जरूरी है। इसको नोट करना, क्या, अच्छा ये ब्लैक में चल रहा है तभी तुम कह रहे हैं, इसको नोट करना जरूरी है। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये वैकेंट कैसे हुआ। तो वैकेंट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या था, क्लोरीन था और अपना इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया अपना इलेक्ट्रॉन ये लेकर क्या हो गया, भाग गया। और ये एक्स्ट्रा जो चीज है इसको मैं क्या कर रही हूँ, इरेज कर दे रही हूँ, ठीक। अब इसको क्या करो, अच्छे से पहले नोट कर लो, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, और कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये पॉइंट को भी नोट कर लेना, कुछ भी और एक्स्ट्रा चीज नहीं है।
पहले इसे नोट कर लो। हो गया नोट कैसे क्या हुआ है? चलो ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे कंडीशन आइए पहले पढ़ लेते हैं। अब उसके बाद चाहो तो ये फिगर को ऐसे सेम टू सेम वैसे ही वो फिगर है, ठीक है। कार्बन कार्बन, ठीक। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, तो ये आपका क्या है? CH3 है, ठीक। अब इसके साथ क्या लगा है? दो हाइड्रोजन और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसी चीज को ये क्या है? कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन एम्प्टी 2 ऑर्बिटल, इसके पास एक खाली p ऑर्बिटल है और ये इसका ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर रहा है? थोड़ा थोड़ा इसको मतलब डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ। चाहो तो इस फिगर को भी नोट कर लो, पॉज करके पहले पहले नोट किया करो, पहले अच्छे से। आपका नोट्स प्रॉपर तरीके से बनना चाहिए ताकि आपको एग्जाम में कोई भी टेंशन हो, किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा कि भाई नोट्स दे दो एंड टाइम पर, मुझे किताब दे दो, मुझे पढ़ना है, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं। कुछ कंडीशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन हर जगह नहीं पाया जाएगा, कुछ कंडीशन है। आइए पहले कंडीशन को देख लेते हैं। पहला कंडीशन बोल रहा है शुड बी हैव वैकेंट p ऑर्बिटल, उसके पास कोई खाली p ऑर्बिटल होना चाहिए। तो p ऑर्बिटल तो रहेगा। अब p ऑर्बिटल में कोई या तो एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो या केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, तब भी उसे मान के चलेंगे कि हाँ उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तब बोलते पूरा भरा है। अभी भी खाली तो है ना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो या तो एकदम नहीं है या बस एक है। अगर एक रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं अभी भी इसको जरूरत है, तो उसका वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके जो इलेक्ट्रॉन हो डिस्पर्स हो। डिस्पर्स कहने का मतलब यहां से वहां मूव करता हुआ आपको दिखाई दे। अगला क्या है? वी शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा ये एक्चुअली ये जो टाइपिंग में ना ये इस तरीके का टाइप नहीं होता है बच्चों। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट फॉर द हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, एक बात का ध्यान देना, आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि मैम ये जो कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन, क्या वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है? नहीं, वो हाइड्रोजन दे रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो उसको दे रहा है, तो मतलब हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। तो हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है बच्चों? एक काम करो, पहले इसे नोट कर लो। एप्लीकेशन में हम लोग बहुत एकदम मजेदार पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक पहले इसको नोट कर लो, अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन। पढ़ क्यों रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन? क्या जरूरत है पढ़ने का? तो उसमें इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स इंक्रीजेस। अगर मान लो हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर को बढ़ाना है तो वो क्या करेगा? कंपाउंड की स्टेबिलिटी। अरे बाप रे, तो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना, इसको पढ़ना ही पड़ेगा हाइपर कॉन्जुगेशन को। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपाउंड का स्टेबिलिटी बताता है, ठीक। स्टेबिलिटी यानी ये समझ जाओ कि ये कोई ऐसा जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब है। अगर ये गवर्नमेंट जॉब रहेगा तो पक्का स्टेबिलिटी तो देगा ही। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये स्टेबिलिटी दे रहा है तो मुझे ये फैक्ट को पढ़ना पड़ेगा। अब स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कि कितना आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर है। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर 2 है तो स्टेबिलिटी 2 तक ही रहेगी, मतलब ज्यादा नहीं है। किसी का हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर 6-7 आ रहा है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो क्या आ रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। या एक काम करो, पहले स्टेटमेंट लिखिए, आप लोग लिखिए ना, अगला स्लाइड ले लो। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, 2-3 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। अभी ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा अभी मैं एक एग्जांपल द्वारा समझाऊंगी। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ये डायरेक्टली है स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ सॉरी कैटायनिक कंपाउंड। किस कोई भी कंपाउंड हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो कैटायन ही हो, कुछ भी हो सकता है कंपाउंड। तो कंपाउंड का स्टेबिलिटी कौन बताता है? जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगा। अच्छा आगे पढ़ते हैं। इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, इंक्रीजेस का मतलब होता है बढ़ाना। अगर हम लोग नंबर अल्फा हाइड्रोजन को बढ़ाए तो क्या वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा। बोल रहा है अगर हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो देन नंबर ऑफ बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है अल्फा सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन का, वो भी बढ़ जाएगा। अगर वो बढ़ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गया। आइए इसको ये समझते हैं क्या है। बोल रहा है अगले पॉइंट में कि अगर आपका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो उसका क्या होगा? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग हाइपर कॉन्जुगेटिंग,
अच्छा रेजोनेटिंग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका मतलब अगर हम लोग अल्फा हाइड्रोजन को बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखो अगले पॉइंट पे, अगर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर ये रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन पहले वाली लाइन में क्लियर है, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा स्टेबिलिटी। ठीक, कहने का ये मतलब है अगर आप क्या कर रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन को बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, अगर इसके ये आपका बढ़ गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ गया तो ये बढ़ जाएगा, अगर ये बढ़ गया तो ये क्या होगा, अगर ये बढ़ गया तो आपका स्टेबिलिटी बढ़ गया। मिला जुला के आपको स्टेबिलिटी बढ़ाना, मतलब कुछ भी करो आप अल्फा हाइड्रोजन को बढ़ा दो आपका कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। कहने का ये मतलब है स्टेबिलिटी डायरेक्टली, यहाँ पे लिखो देयरफॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अल्फा हाइड्रोजन के। बस यहां से हम लोग ये कंक्लूड करके मिला, निष्कर्ष आपका ये निकला कि अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा रहेगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा रहेगा। आइए काम करते हैं, 2-3 एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं। ठीक, 2-3 पहले एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। अब एक क्वेश्चन है, काम करते हैं ना, ये क्वेश्चन को अलग तरह से लिखते हैं और ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। आपका क्वेश्चन पूछेगा CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस CH3 CH3 CH2 प्लस, ठीक, और क्या है CH3 CH3 और CH3 CH2 प्लस, और भी एग्जांपल है, और क्या है CH3 C अल्फा हाइड्रोजन है, इसको हम लोग कुछ और भी ये लिख सकते हैं, H की संख्या बढ़ा दे तो ऐसे कर दो, CH3 CH3 और CH3, हाँ ये ठीक है। और इसके बाद एक एग्जांपल ये बन सकता है, ठीक, इतना एग्जांपल है। अब इतने एग्जांपल में आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। आइए इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में हम लोग समझते हैं, उसके बाद फ्री रेडिकल वाला खुद से ट्राई करना। हमको पहली बात इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, बस आपको एक फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन का उतना ही। अब वहां बोला एनी कंपाउंड, तो ये कंपाउंड है क्या, कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यहाँ पे ये लिखेंगे। चलो मतलब मिला जुला के हमें पता करना है कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। ठीक, चलो अब अल्फा हाइड्रोजन को मैं क्या बताई हूँ, कार्बोकेटाइन जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके जस्ट बगल वाला कोई कार्बन ही नहीं है, मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन का जो मान है वो क्या है, वैल्यू है 0। क्लियर है, कार्बोकेटाइन जो है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इसका जस्ट बगल वाला कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन रहना चाहिए, अगर हाइड्रोजन रहेगा तब हम लोग बोलेंगे। मान लो कि ये है तो इसके पास ये आपका क्या है अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा कार्बन, और ये इसके 3 क्या है अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो इसको चेक करते हैं। इस कार्बन को देखो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको मत देखो, इसके जस्ट बगल वाला ये आपका अल्फा क्या है कार्बन है, अल्फा कार्बन है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो मतलब इसको अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है
3। आइए इसको चेक कर लेते हैं। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा, वो कार्बन। अब आप लोग बोलेंगे, कुछ लोगों का आंसर आया होगा मैम 3 3 6 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन। बिल्कुल गलत वो जवाब है इसका। देखो इसके पास सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। तो ये आपका क्या है, एक ही अल्फा हाइड्रोजन बराबर कितना है 1, बस एक है। ध्यान से ये देखो, ये कुछ इस प्रकार का है, ऐसे है CH3 CH3। तो ये आपका अल्फा कार्बन, इसके साथ जो अटैच है वो क्या है, एक ही हाइड्रोजन है। क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, गलत ना हो आपका आंसर। चलो अगला देखते हैं। इस वाले कार्बन को ध्यान से देखो, ये कार्बोकेटायन है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, लेकिन अल्फा कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ये सब तो कार्बन इसके बॉन्ड के साथ जुड़े हुए ना, उसको मत देखो, इसी के साथ जो जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है, इस कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 0 है, ठीक। अब यहाँ पे चेक करो इस वाले में, इस कार्बन को ध्यान से देखो, तो इस कार्बोकेटायन है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन, हाँ इसके जस्ट बगल वाला कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये भी है। क्या इससे जस्ट बगल वाला एक और कार्बन जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा है, देखो इससे जस्ट बगल वाला कार्बन ये भी जुड़ा, मतलब ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। अच्छा, 3 अल्फा कार्बन है और 3 अल्फा कार्बन के पास 3 3 हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3, यानी टोटल करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन का संख्या यहाँ पे आएगा 9, 3 3 6 3 9। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत ना हो, ध्यान से देखो, इसको ओपन करके यहाँ बना रहे हैं, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये 3 कार्बन ऐसे करके जुड़े हुए हैं। ये आपका ऐसे करके जो 3 है जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसके पास खाली p ऑर्बिटल है। तो ये क्या करेगा, इसका ये यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी, मतलब 9 लोग इसको दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको तो कमी नहीं हो रही है किसी चीज की, मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 9। क्लियर है ना। अब आते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। इस वाले कार्बन के साथ केवल 2 अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें दोनों को टोटल करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 6। बस इसका मतलब अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं, इसको यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, इसको कर देते A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E और इसको F। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बनाने का चेक भी मत करो, स्ट्रक्चर मत बनाओ, आपको समझ में आ गया ना, बस इतना काफी है। अल्फा हाइड्रोजन किसके पास सबसे ज्यादा, 9 किसके पास था, हाँ ये ई वाले का, तो ई वाले के पास ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद कौन है, जिसके पास 6 है ना, किसके पास 6 है, अब देखो इसके पास तो है 9, इसके पास 0, इसके पास 3, इसके बाद 1, उसके पास भी 0, इसके पास 6, मतलब उसके बाद आएगा F। अब उससे कम किसका है, जिसका 3 है ना, जिसका 3 है मतलब B, ठीक। और इसके बाद किसका आएगा, मतलब ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। अब इसके बाद है किसी का 2 1 है, हाँ किसी का 1 है, बस ये कौन सा है, C। अब ये देखो इसका भी 0, इसका भी 0, मतलब A और D आपस में बराबर है, इसको क्या कर देना, आपस में बराबर। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, कोई भी डाउट रहेगा इसमें, हालांकि देखा जाए तो कोई भी डाउट नहीं हुई, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अगर कोई स्टेबिलिटी का बात करेगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, अब एक बात बताओ, अब इसको दूसरी तरफ से समझो, ये तो हम लोग फॉर्मूला से लोग निकाल लिए, अब मेरी बात बताओ, इसको इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा था, हाइड्रोजन दे रहा था, कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन था, इसके पास ये क्या है, खाली ऑर्बिटल है, इसके पास कोई खाली ऑर्बिटल, ठीक है। इसको देने वाले अगर ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके 5,000 रुपए या 10,000 रुपए चोरी हो गए, आपको पहले कोई आपका एक दोस्त है आपको 2,000 रुपए दे रहा है, तो आपको थोड़ी खुशी तो हुई, चलो 2,000 मतलब फिर भी अभी 10,000 है, तो उसमें से 2,000 आपको, 8,000 अभी भी आपके ऊपर कर्ज है, तो आप क्या करेंगे, अगर मान लो कोई एक और दोस्त आ जाए आपको देने के लिए, आपका जो टेंशन रहेगा और कम होगा, धीरे धीरे आपका टेंशन कम हो रहा है, कोई आपके 3-4 दोस्त मिला के कोई 5 दोस्त आपका 2-2 हजार करके पैसा देगा, तो आपका पूरा 10,000 कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जितने ज्यादा लोग आपको देने वाले पैसा रहेंगे उतना आपका टेंशन कम होगा। यानी p ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको जितना ज्यादा कोई देगा तो इसका ऑर्बिटल भर जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो ये खुश रहेगा, मतलब इसको किसी बात की कोई दिक्कत
नहीं होंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन वही होता है देने वाले इलेक्ट्रॉन, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो अल्फा हाइड्रोजन इसको जितना ज्यादा से ज्यादा देगा उतना ज्यादा ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या रहा है कि भाई अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा उसी से हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है, अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो कार्बोकैटायन का ये स्टेबिलिटी है। अब एक एग्जांपल और करते हैं, मैं आपको होमवर्क में ये बताती हूँ। पहले आते कुछ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हम लोग कहाँ तक पढ़े थे स्टेटमेंट को? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर एग्जाम्पल में आपका ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब देखो यहाँ बोला गया है इफ द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, अल्फा हाइड्रोजन को बढ़ाएंगे, देन मतलब बढ़ेगा, देन द नंबर ऑफ बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ रहा, हाँ ये पॉइंट आपका रह गया था, इसको आइए पहले देख लेते हैं। सबसे ज्यादा कौन स्टेबल था? ये वाला स्टेबल। अब ये स्टेबल कैसे, आइए इसको समझते हैं। पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देख लो, बस उसके बाद खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक। इस कार्बन का देखो, अच्छा इसके साथ एक और जुड़ा है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक। अब इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये इसके पास क्या है, एक खाली पी ऑर्बिटल है, ऐसे एक खाली पी ऑर्बिटल है, ठीक। आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। अब एक बात बताओ, अल्फा हाइड्रोजन चलो पहचान लो, इस कार्बन से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ अल्फा, इस कार्बन से जो डायरेक्ट जुड़ा है अल्फा, इससे जुड़ा है अल्फा, और उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है, मतलब आपकी ये जो तीन आपके अल्फा हाइड्रोजन है, ये है और ये, क्लियर है, अल्फा हाइड्रोजन। अब एक बात बताओ, पी ऑर्बिटल को देने के लिए, पी ऑर्बिटल को देने के लिए क्या होगा, अगर मान लो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसके खाली ऑर्बिटल में भर दिया, इसके खाली ऑर्बिटल में भर दिया, तो वहां से H बाहर बाहर ये निकल जाएगा कुछ समय के लिए। तो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, इस पे दोनों तरफ एरो का दिखाना, इसको ऐसे बना सकते हैं कि कार्बन के ऊपर अब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक। तो इसका तो मतलब पॉजिटिव चार्ज खत्म, पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। अब इसको ऐसे बनाओ, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इससे ये वाला कार्बन जुड़ा है, इस वाले कार्बन पे कोई दिक्कत है तो इसको हम लोग CH3 पूरा बना दो, इस पे भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी CH3 पूरा बना दो। अब इस वाले कार्बन को ध्यान से देखो, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, मतलब ऐसे ऐसे, और एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था अब वो न्यूट्रल हो गया। अरे भाई 5 पॉजिटिव है 5 नेगेटिव मिला तो 0 हो गया ना, बस यही बात है। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था, इसको जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था वो न्यूट्रल हो गया, देखो न्यूट्रल हुआ ना। अब यहाँ पे H+ बगल में बैठा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनता। तो आप बिल्कुल मत सोचना कि हाइड्रोजन यहाँ से निकलकर बाहर चला गया, बिल्कुल नहीं, ये हाइड्रोजन उसी जगह प्रेजेंट है, बैठा हुआ है। मतलब उसको बस कुछ देर के, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो आपके ऊपर 10,000 रुपए का कर्ज था, आपके दोस्त ने पूरा भर दिया, क्या आप अपने दोस्त को वापस नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं वापस नहीं करेंगे, आपका उस समय के लिए टेंशन खत्म हुआ, लेकिन आप उसे धीरे धीरे करके वापस कर देंगे। इसलिए इस कार्बन का कुछ समय के लिए पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ है, पर वो फिर क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन उसको वापस कर देगा। तो ये देखो हाइड्रोजन वो वाला गया। ऐसे एक बात बताओ, ये हाइड्रोजन भी जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, ये भी जा सकता है, 3 इसके भी 3 इसके, मतलब यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये 9 बार H+ बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे ये 1 बना है, अब इसी तरीके से पहला वाला हाइड्रोजन दिया, उसी तरीके से 8 और देंगे। तो मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ हम लोग काम करते हैं, बार बार तो इसको स्ट्रक्चर बनाने बैठेंगे नहीं एग्जाम में, वो टाइम टेकिंग वाला काम है। तो बस इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बस आप अल्फा हाइड्रोजन को काउंट कर लो, बस आपका उतना ही रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे कितने बार बनेगा? 9 बार। पहला बन गया, अब इसमें से दूसरा बना दो। अब ये देखो दूसरा के वो कैसे बनाएंगे, दूसरा वाला देखो ऐसे बनेगा, कार्बन के साथ ये वाला कार्बन पे कोई दिक्कत नहीं था, ये इस पे कोई दिक्कत नहीं, इस वाले कार्बन से ये वाला हाइड्रोजन अब ये वो निकल के बाहर गया ना, अब ये वाला निकलेगा। तो
तो इस कार्बन से ये हाइड्रोजन है, अब ये वाला बाहर निकल गया। ठीक, अब समझ में आया। अब इसी तरीके से ये वाला भी बाहर निकलेगा। तो ऐसा कितना स्ट्रक्चर बन सकता है, 9 स्ट्रक्चर। तो यही बोल सकते हैं बार बार बनाने से अच्छा है ये फॉर्मूले को लर्न कर लो। जितना अल्फा हाइड्रोजन उतना नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बस खत्म, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या था स्टेटमेंट? कार्बोकैटायन वाला। अब देखो यहाँ पे यही बात, यहाँ पे यही बात बोला गया है कि आपके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, देखो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेस। आपके पास अल्फा हाइड्रोजन अगर बढ़ेगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो गया? 9। अगर मान लो 12 हो गया तो 12 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब 12 अपन उसका रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकन वाला पार्ट होता है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला से ही निकाल लेते हैं। ठीक, इंक्रीजेस एंड देयर स्टेबिलिटी। हाँ, जाहिर सी बात है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन 35 से 50 है, मान के चलो ऐसा होता तो नहीं है, 50 है, और किसी के पास 15 या 30 है, तो किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है? 50 वाले का पहले, उससे थोड़ा किसका होगा? 30 वाले का, उससे थोड़ा 15 वाले का। क्लियर है? तो इससे हम लोग एग्जांपल समझ सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से। यहाँ पे कार्बोकैटायन का हम लोग समझ लिए। फ्रॉम द फिगर, इसमें बोला गया फ्रॉम एबव द फिगर, जो हम लोग फिगर बनाए थे, ये वाला फिगर। कौन सा फिगर की बात कर रहा है? ये वाले फिगर की। ये कार्बोकैटायन का ही था ना, ये वाले फिगर से बोल रहा है। फ्रॉम द फिगर वी ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया दैट 1 एटम 3 CH बॉन्ड, क्या मेथिल ग्रुप का जो एक एटम का CH बॉन्ड था, अलाई इन द प्लेन ऑफ द एम्प्टी p ऑर्बिटल। वो क्या कर रहा है? p ऑर्बिटल के पास आ गया और अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? डोनेट कर दिया। इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग द CH बॉन्ड इन अ प्लेन। वो क्या किया? जैसे मान लो p ऑर्बिटल ऐसे है, ठीक, अब ये CH का बॉन्ड ऐसे बना है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देने में थोड़ा वो दिक्कत होगा ना, तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन ये थोड़ा सा अपने आप को शिफ्ट कर लेगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन, अब ये देखो इसको शिफ्ट आसानी से कर सकता है ना, तो ये इसके प्लेन के अलाइन आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, बोल रहा है। देन कैन बी डीलोकलाइज। वो क्या करेगा? p ऑर्बिटल को अपना इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा एम्प्टी p ऑर्बिटल में, खाली p ऑर्बिटल में। क्लियर है? एक काम करो, इसको भी पहले नोट कर लो। पहले हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग ये वाला एग्जांपल कर रहे थे कार्बोकैटायन का, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसे पहले नोट करो, ठीक, इसको, हाँ, ये फॉर्मूला नोट करना, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताई हूँ। ठीक, इसको नोट कर लो, फिर आगे इसे नोट करो पॉज करके। फिर अब बोल रहा है वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, हमने एक और बात को ऑब्जर्व किया कि हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन। ये इसी हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पे, हाइपर कॉन्जुगेशन पे, मीजोमेरिक पे, या रेजोनेंस पे। तो आपका आंसर होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। कई बार क्या होता है आंसर इसका दो सही है, इंडक्टिव इफेक्ट भी सही है, लेकिन आपका करेक्ट आंसर होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से वो क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। तो आप यही बताएंगे, हेल्प इन द डिस्पर्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहे हैं। वी कैन से दैट द ग्रेटर द नंबर ऑफ, हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि एल्किल ग्रुप में जो अटैच, जितना ज्यादा जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास जितना ज्यादा अल्किल ग्रुप होगा, अल्किल का मतलब CH3 ग्रुप, क्योंकि आप 3 से ज्यादा तो लगा नहीं सकते, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो 3 से ज्यादा लगाए, क्योंकि एक बॉन्ड तो खाली है ना, एक बॉन्ड तो वैकेंट है, तो आप 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकते। तो बोल रहा है जितना इस कार्बोकैटायन से जितना कार्बन की संख्या एल्किल ग्रुप को लगाते चले जाएंगे, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की संख्या बढ़ती चली जाएगी, ग्रेटर होगा इंटरेक्शन एंड स्टेबलाइज, और उतना ही ज्यादा आपको कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन गिवन एज। अब बताओ, कार्बोकैटायन ये है, इसके साथ कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? CH3। अरे बाप रे, एक कट गया क्या? चलो यहाँ पे ये लिख दे रहे हैं CH3, ठीक, CH3 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 1 अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा, और तीन हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 9। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम देखो, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऐसे है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, मतलब 1 CH3, 2 CH3, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, 6। अब देखो वहां पे 9 था तो वो ज्यादा स्टेबल है, 6 है तो कम स्टेबल है। अब इसका देखो,
इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 3। और यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे कोई नहीं, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सबसे कम स्टेबल है। क्लियर है? यहाँ पे आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कंप्लीट होता है। अब आपका यही आपके सिलेबस में भी है, आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ही आपसे पूछा जाएगा। फ्री रेडिकल का भी पूछ सकता है, या फ्री रेडिकल अल्किन का भी पूछ सकता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल में मैं क्या करूंगी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, या फिर आप उसका एग्जाम्पल खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको होमवर्क दे देती हूँ। एक क्वेश्चन है आपके पास, क्या हो रहा है, पूरा गलत ही लिखा है। एक क्वेश्चन है, आपको स्टेबिलिटी बताना है, जैसा हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसमें बनाए थे, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। एच 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 और एच, इसके पास पी ऑर्बिटल है, और पी ऑर्बिटल में क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है ऐसे। बस आपको इसी को बताना है, ठीक है। तो मैं एक काम कर रही हूँ, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, इसको मैं क्या कर रही हूँ, इरेज कर रही हूँ, इसको हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक। ये स्टेबल है, या ये स्टेबल है। अब बात रहा फॉर्मूला का, तो फॉर्मूला सब में सेम लगेगा, अल्फा हाइड्रोजन को काउंट कर लो और उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा हाइपर, क्योंकि मैं वहां पे लिखी थी एनी कंपाउंड, एनी कंपाउंड का मतलब चाहे वो कार्बोकैटायन हो चाहे वो फ्री रेडिकल हो, ठीक। एक एग्जांपल आपके पास ये है, पहला, ये दूसरा, और ये थर्ड या के नंबर पे ऐसे CH3 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 और ये फ्री रेडिकल। आपको बताना है इसमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सबसे वीक स्टेबल है। ये आपका होमवर्क है, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका हाइपर कॉन्जुगेशन एकदम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हाइपर कॉन्जुगेशन में जो एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है, यही पूछता है कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी आप बता दीजिए हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत अच्छे से मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, उसको एक बार पढ़ लो, उसका नोट्स अच्छे से बना लो, एग्जाम्पल विथ कर लेना, और इसको आप खुद से ट्राई करना, करने का स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है कि पहला ज्यादा स्टेबल है कि दूसरा, ऐसे ऑर्डर करके बताना है, ठीक है। स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर बताना है, ठीक। ये आपका होमवर्क से, घर से होमवर्क में क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में ये इतना तक आपका कंप्लीट होना चाहिए, इफेक्ट पूरा पढ़ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।